हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने बात किया पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ये हम आज की वीडियो में बात करेंगे थायराइड ग्लैंड। ये भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड का ही एक प्रकार है। तो थायराइड ग्लैंड में हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड का लोकेशन, इसका ओरिजिन, ठीक है, इसके ओरिजिन के बारे में, स्ट्रक्चर कैसा है, इसके इसके हार्मोन्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, फंक्शन क्या है इनके हार्मोन्स का, हाइपोसेक्रेशन एंड हाइपर सेक्रेशन से क्या होता है, जिसे कह सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म से क्या होता है, और साथ ही सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन जो है, इनकी बात करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज़ लोकेशन एंड ओरिजिन। लोकेशन एंड ओरिजिन की बात करें अगर हम, तो थायराइड ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे शरीर का। ये हमारे गर्दन में, नेक में लोकेटेड होता है अपॉन वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स के वेंट्रल एस्पेक्ट में। अगर हम पहले इसका फिगर देखना चाहें थायराइड ग्लैंड का, तो थायराइड ग्लैंड का फिगर हम देख सकते हैं। फिगर देखने के बाद जो होगा क्लियरली जो है समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहें तो सारे ग्लैंड्स का, हमारे इंडोक्राइन फंक्शन देने वाले जितने भी ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उन सारे ग्लैंड्स का फिगर यहाँ आपको इंडिकेट किया गया है। यहाँ फिगर में मेल और जो है कि फिगर में आपको यहाँ मेल एंड फीमेल जो स्ट्रक्चर है फीमेल का दोनों देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम अगर बात करें इंडोक्राइन जो फंक्शन देने वाले ग्लैंड्स हैं, उनमें आता है, फर्स्ट है पीनियल, देन आपको देखने को मिल सकता है पिट्यूटरी है, पैराथायरॉयड है, कुछ अदर स्ट्रक्चर्स भी हैं इसमें, थायराइड, थाइमस, स्टमक, एड्रिनल, पैनक्रियाज, किडनी, इंटेस्टाइन एंड गूनर्स होते हैं। मेल में टेस्टिस हो जाएगा और फीमेल में ओवरी। और साथ ही जो है ये कंप्लीट हो जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि या कह सकते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स और अदर स्ट्रक्चर्स जो इंडोक्राइन फंक्शन देते हैं ह्यूमन बॉडी में। हम बात कर रहे थे थायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्लैंड में आप यहाँ पे दो फिगर देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। फर्स्ट है फिगर नंबर ए थायराइड ग्लैंड का, जिसमें सिंपल थायराइड ग्लैंड को इंडिकेट किया गया है, जिसमें क्या है कि नेमिंग देखेंगे तो लैरिंग्स है, फिर देखेंगे क्या है, लैरिंग्स के नीचे जस्ट क्या है, थायराइड ग्लैंड है। ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा, ये एच शेप्ड हिस्सा जो है, ये है थायराइड। ओके, ये थायराइड का क्या दिया गया, स्ट्रक्चर दिया गया है। इस पे क्या है कि पैराथायरॉयड जो है, इस पे पैराथायरॉयड के स्ट्रक्चर्स इम्बेडेड होते हैं इसके सरफेस पे इम्बेडेड होते हैं। और थायराइड जो है, थायराइड एक टिश्यू जो कि स्विचर बनाया होता है कह सकते हैं, या जुड़ा हुआ होता है जिस टिश्यू की मदद से। थायराइड के दो लोब होते हैं, इसका एक लोब है, ये दूसरा लोब है। तो दोनों दो लोब जो होते हैं थायराइड के, ये दोनों जुड़े हुए एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं इस इस्थमस टिश्यू की मदद से। ये जो नेमिंग दिया गया है इस्थमस जिसे, ठीक है, इस्थमस नेमिंग दिया गया इसे। और नीचे एक नेमिंग है दैट इज ट्रैकिया। तो इस तरीके से कुल मिला के नेमिंग आप देख सकते हैं। यहाँ लैरिंग्स है, पैराथायरॉयड है इसमें, पिरामिडल लोब थायरॉयड, इस्थमस, ट्रैकिया। एंड अगर ट्रांसवर्स सेक्शन थायरॉयड का करें, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको मिल जाएगा देखने को। यहाँ थायरॉयड फॉलिकल्स होंगे। थायरॉयड फॉलिकल्स उनमें सी सेल्स भी पाई जाएंगी। सी सेल्स जिन्हें पैराफॉलिकुलर सेल्स भी कहा जाता है, जो इम्बेडेड होंगी स्ट्रोमा में। इम्बेडेड होंगी किसमें, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में ब्लड कैपिलरीज भी पाया जाएगा। और जो थायराइड के फॉलिकल्स हैं, ये जो फॉलिकल्स हैं थायराइड के, ये जो थायराइड के फॉलिकल्स हैं, इन फॉलिकल्स में फिलेड क्या होगा, इन फॉलिकल्स में फिलेड है आइडोथायरोग्लोब्यूलिन। आइडोथायरोग्लोब्यूलिन क्या होगा, फिलेड होगा। तो ये रह गया, हमने देखा यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, ठीक है, इसका फिगर देखा हमने। अब बात करेंगे हम इसके लोकेशन और ओरिजिन की, तो क्लियरली जो है समझ में आएगा बात क्या हो रही है। तो थायराइड ग्लैंड, जैसा कि पहले बताया गया कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी का, लोकेटेड होता है कहाँ, इन नेक अपॉन वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं, उसके वेंट्रल साइड में हमने देखा कि प्रेजेंटेड है। एंड फ्यू एंटीरियर होता है ट्रैकियल रिंग के थोड़ा ऊपर साइड में पाया जाता है। डार्क ब्राउन होता है, एच शेप्ड बाइलोब्ड ग्लैंड होता है। हमने बताया आपको कि ग्लैंड जो है थायराइड, ये बाइलोब्ड है, और इसके दोनों लोब एक दूसरे से जुड़े होते हैं इस्थमस की मदद से, एक टिश्यू होती है, ठीक है। इट इज़ इंडोडर्मल इन ओरिजिन।
थायराइड ग्लैंड के ओरिजिन की बात करेंगे तो क्या होता है, इंडोडर्मल ओरिजिन में होता है थायराइड ग्लैंड। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे हम। स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड, यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड में हम बात करेंगे कि जो एच शेप्ड थायराइड ग्लैंड होता है, ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन में बात की जा रही है। थायराइड ग्लैंड लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई विड्थ, और एवरेज इसका एवरेज में वेट दिया गया है 25 ग्राम का। एवरेज में वेट दिया गया है 25 ग्राम का। समवॉट जो है थायराइड ग्लैंड थोड़ा बहुत वुमेन में जो है लार्जर पाया जाता है मेल की कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे कि अगर एज की बात करें, विद द एज इट बिकम समवॉट स्मॉलर, जैसे जैसे उम्र घटती जाती है, सॉरी ये उम्र बढ़ने की यहाँ बात हो रही है, विद द एज इट बिकम समवॉट स्मॉलर, मतलब कि जैसे एज बढ़ती है साइज जो है थायराइड ग्लैंड का क्या होता है, छोटा होता जाता है। तो जो इसके दो लोब्स हैं, पहले बताया गया कि जो इसके दो लोब्स हैं, टू लोब्स, इट्स टू लोब्स आर कनेक्टेड बाय अ नैरो इस्थमस, एक सकरे इस्थमस से जुड़े होते हैं। होल ग्लैंड इज एनवलप्ड, पूरा का पूरा जो ग्लैंड है ये क्या होता है, एनवलप्ड होता है, घिरा हुआ होता है एक फिब्रस कैप्सूल के द्वारा घिरा होता है, फिब्रस कैप्सूल के द्वारा घिरा होता है। फिर आगे बताया जा रहा है कि थिन सेप्टा या जिसे ट्रेबेक्युलाई कहते हैं, एक्सटेंडिंग इनवर्ड्स फ्रॉम द कैप्सूल एंड डिवाइड द ग्लैंड इनटू अ नंबर ऑफ लोब्यूल्स। पतले पतले सेप्टा या ट्रेबेक्युलाई क्या करते हैं, अंदर की ओर कैप्सूल से होके अंदर की ओर क्या होते हैं, उभरे हुए संरचना होती है कैप्सूल से अंदर की ओर, और ये ग्लैंड को डिवाइड करती है कई सारे लोब्यूल्स में, छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड कर जाती है। अगर हम बात करें प्रत्येक लोब्यूल की, तो यहाँ बताया गया है कि ईच ऑफ द लोब्यूल कंसिस्ट होता है ऑफ स्मॉल एंड हॉलो स्फेरिकल फॉलिकल्स से बने होते हैं। किन चीज़ से बने होते हैं लोब्यूल्स, तो फॉलिकल्स से बने होते हैं जो छोटे और खोखले होते हैं, स्फेरिकल गोलाकार। और ये फॉलिकल्स जो हैं स्ट्रोमा में धंसे होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए या लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो से बना हुआ स्ट्रोमा होता है ग्लैंड का, उस स्ट्रोमा ऑफ ग्लैंड में ये फॉलिकल्स धंसे पड़े होते हैं, ठीक। आगे बताया जा रहा है कि दी वॉल जो होती है, दी वॉल ऑफ ईच थायराइड फॉलिकल, प्रत्येक थायराइड फॉलिकल की जो वॉल होती है वो बनी होती है एक सिंगल लेयर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, जबकि जो थायराइड फॉलिकल की जो कैविटी होती है, कैविटी में एक आयोडीनेटेड जेली लाइक येलोविश सबस्टेंस फिल्ड होता है, उस सबस्टेंस को बोला जाता है आइडोथायरोग्लोब्यूलिन हमने अभी फिगर में इसे देखा था कि थायराइड फॉलिकल्स जो होता है वो उसकी कैविटी फिल्ड होती है आइडोथायरोग्लोब्यूलिन से, एक आयोडीनेटेड सबस्टेंस होता है जेली लाइक। तो बिसाइड आगे बताया रहा है कि बिसाइड्स कंटेनिंग अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज द स्ट्रोमा कंटेन स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ पैराफॉलिकुलर और सी सेल्स। बताया जा रहा है कि डेंस नेटवर्क ब्लड कैपिलरीज की होती हैं, ब्लड कैपिलरीज का डेंस नेटवर्क हमने अभी फिगर में देखा था, होता है वो। इसके साथ साथ जो है स्ट्रोमा में सी सेल्स का क्लस्टर भी पाया जाता है, सी सेल्स का क्लस्टर जिन्हें पैराफॉलिकुलर सेल्स भी कहा जाता है। यहाँ फिगर दोबारा देखें अगर हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ थायराइड फॉलिकल्स है आपको देखने को मिलेगा, सी सेल्स हैं, स्ट्रोमा जिनमें ब्लड कैपिलरीज भी हैं, और सेंटर थायराइड फॉलिकल की जो कैविटी है, यहाँ कैविटी है थायराइड फॉलिकल की, ये जो कैविटी है पूरी की पूरी ये भरी किससे है, तो आइडोथायरोग्लोब्यूलिन से भरी पड़ी है। ये हमने फिगर देखा। अब नेक्स्ट जो है आगे की ओर बढ़ेंगे इस टॉपिक पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि फॉलिकुलर एपिथेलियम जो होती है, फॉलिकुलर एपिथेलियम ये क्या होती है कि 3 प्रकार की सेल्स से बनी होती है। फॉलिकुलर एपिथेलियम जो होती है 3 प्रकार की सेल्स से बनी होती है, जिन ABC करके दिया गया है। ए है चीफ फॉलिकुलर सेल या थायरोसाइट्स बोलते हैं, बी पैराफॉलिकुलर सेल, एंड सी इज द कोलॉइड सेल। पैराफॉलिकुलर को ही क्लियर सेल या सी सेल्स कहा जाता है। अब बात करें अगर हार्मोन्स की, हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो ये 2 प्रकार के आयोडीनेटेड हार्मोन सिक्रेट करता है, जिन्हें रिस्पेक्टिवली फर्स्ट बोला जाता है टेट्रा आइडोथायरोनिन थायरोक्सिन, या इसे टेट्रा आइडोथायरोनिन या इसे थायरोक्सिन T4 कहते हैं, और दूसरा है ट्राई आइडोथायरोनिन T3। ये दोनों हार्मोन जो हैं, 2 आयोडीनेटेड हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं चीफ फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा, ये क्या किए जाते हैं, तो प्रोड्यूस किए जाते हैं चीफ फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा। और वहीं एक नॉन आयोडीनेटेड हार्मोन भी सेक्रेट किया जाता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, जिसे थायरोकैल्सिटोनिन कहा जाता है, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। ये हो गया हार्मोन्स के नेम। और अब बात करेंगे हम सिंथेसिस कैसे होता है इन हार्मोन्स का और इनके सीक्रेशन के बारे में।
तो यहाँ सिंथेसिस एंड सिक्रेशन आयोडीनेटेड हार्मोन के बारे में बताया गया है जो कि T4 एंड T3 है। तो पहले बात करेंगे हम सिंथेसिस की। तो यहाँ अगर हम बात करें सिंथेसिस की, तो थायराइड ग्लैंड क्या है, आपको थोड़ा बहुत बता दें कि हमारी बॉडी में आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है हमारी बॉडी में। तो 5 to 6 मिलीग्राम, 5 to 6 मिलीग्राम जो होता है, 5 से 6 मिलीग्राम आयोडीन एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में सामान्यतः पाया जाता है। और इस मात्रा का एक बड़ा हिस्सा जो है थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, और इसीलिए थायराइड ग्लैंड को रिजर्वॉयर ऑफ आयोडीन कहा जाता है। इसीलिए थायराइड को रिजर्वॉयर ऑफ आयोडीन कहा जाता है। और चूंकि थायराइड जो है, थायराइड ग्लैंड में पाए जाने वाले जो आयोडीन होता है, उस आयोडीन को ही थायराइड ग्लैंड डेली का डेली जो है इसमें से अबाउट 150 माइक्रोग्राम जो है मात्रा, 150 माइक्रोग्राम की मात्रा आयोडीन की मात्रा जो है यूज़ करता है आयोडीनेटेड हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए। ये इसका रोज़ का काम होता है। 150 माइक्रोग्राम जो है अमाउंट ऑफ आयोडीन थायराइड ग्लैंड यूटिलाइज करता है क्या करने के लिए, तो थायराइड आयोडीनेटेड हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए। इतना आपको समझ में आया। आगे देखेंगे सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। सिंथेसिस किसका, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, थायरोग्लोब्यूलिन TGB, थायरोग्लोब्यूलिन TGB। तो सिंथेसिस बताया जा रहा है कि TGB का सिंथेसिस कर होता है, कॉन्टिन्यूसली पाया जाता है। मतलब कि जो थायरोग्लोब्यूलिन का सिंथेसिस है ये लगातार होता रहता है फॉलिकुलर सेल्स में अंडर जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में ही TGB का जो सिंथेसिस है, ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, ये कॉन्टिन्यूसली इसका सिंथेसिस फॉलिकुलर सेल्स में अंडर जेनेटिक कंट्रोल पाया जाता है। आगे बताया जा रहा है कि ईच थायरोग्लोब्यूलिन कंटेन अमीनो एसिड मोनोमर्स इन लार्ज नंबर। प्रत्येक थायरोग्लोब्यूलिन जो है वो क्या करते हैं, उनमें एमिनो एसिड मोनोमर्स की एक बड़ी संख्या होती है, लगभग 500। और इस बड़ी संख्या का कुछ हिस्सा, लगभग 123 मोनोमर्स जो होते हैं, ये टायरोसिन के होते हैं, ऑफ टायरोसिन होते हैं। अब आगे बताया जा रहा है कि सून एज द मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन एंड थायरोग्लोब्यूलिन कम्स आउट ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, जल्द ही जैसे आयोडीन और थायरोग्लोब्यूलिन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फॉलिकुलर सेल्स से जैसे ही बाहर आते हैं, तो TGB मॉलिक्यूल बिकम आयोडीनेटेड। तो जो थायरोग्लोब्यूलिन मॉलिक्यूल है ये आयोडीनेटेड हो जाते हैं, और आयोडीनेटेड होते ही फॉर्म करते हैं मोनोआइडोटायरोसिन, जिसे MIT या T1 कहते हैं, एंड डाई आइडोटायरोसिन जिसे DIT या T2 कहा जाता है। ठीक, फर्दर क्या हो रहा है कि अब मॉलिक्यूल्स ऑफ, चूंकि थायरोग्लोब्यूलिन क्या हो गया, आयोडीनेटेड यहाँ पे हो गया, तो मॉलिक्यूल्स आइडोथायरोग्लोब्यूलिन कीप एक्यूमुलेटिंग इन फॉलिकुलर कैविटी। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसके, तो आइडोथायरोग्लोब्यूलिन के, ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं फॉलिक्यूल की कैविटी में, जहाँ हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा था फिगर में, TS ऑफ थायराइड में। ठीक है, और चूंकि ये फॉलिकुलर कैविटी में स्टोर होने लगते हैं तो फॉर्म करते हैं जेली लाइक कोलॉइड, और जिससे फॉर्मेशन होता है कई ग्रुप में T4, थायरोक्सिन T4 एंड सम ग्रुप बनते हैं T3 के, ये कोलॉइड्स के फॉर्म में होते हैं ये सेवरल ग्रुप्स। तो ये हुआ सिंथेसिस। एंड अगर सेक्रेशन या जिसे रिलीज की बात करें अगर T4 और T3 की, तो यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कि फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, फॉलिकुलर सेल्स कीप इंजेस्टिंग स्मॉल मासेस ऑफ कोलॉइड्स बाई इंडोसाइटिक वेसिकल्स। जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, लगातार इंजेस्ट करती जाती हैं छोटे छोटे समूह को, जो कोलॉइड्स के छोटे छोटे समूह होते हैं उनको इंडोसाइटिक वेसिकल के फॉर्म में, ठीक है, की मदद से, इंडोसाइटिक वेसिकल की मदद से। और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली T4 और T3 जो थायराइड के ये हार्मोन्स हैं ये फ्री हो जाते हैं, और चूंकि ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं तो डिफ्यूज कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए ECF में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चले जाते हैं, एंड थेंस इनटू ब्लड, और वहाँ से होके ब्लड में क्या करते हैं, ये हार्मोन्स ब्लड में चले जाते हैं। इस तरीके से इनका सिंथेसिस एंड सेक्रेशन होता है आयोडीनेटेड हार्मोन का। तो यहाँ हमने सिंथेसिस एंड सेक्रेशन देखा, हार्मोन के बारे में भी जान लिया। अब जानेंगे फंक्शन ऑफ आयोडीनेटेड हार्मोन। आयोडीनेटेड हार्मोन का फंक्शन क्या है, फिर जानेंगे नॉन आयोडीनेटेड हार्मोन के फंक्शन के बारे में। और लेकिन उससे पहले हम जानेंगे आयोडीनेटेड हार्मोन का फंक्शन क्या है। तो यहाँ पॉइंट करके कुछ दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे इन पॉइंट्स में हम बात करेंगे
आयोडीनेटेड हार्मोन की, तो आयोडीनेटेड हार्मोन फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे, आयोडीनेटेड हार्मोन इन्हेंस करता है, इन्हेंस द रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म इन द सेल्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म जो होता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म का हमारे शरीर के शरीर में जो अंग होते हैं, ठीक है, उन उन अंगों में जो सेल्स, जिन सेल्स से बनी होती है, सेल्स में ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की जो दर होती है उसको बढ़ा दिया जाता है आयोडीनेटेड हार्मोन के द्वारा, ठीक है। इन अफेक्टेड सेल्स, अब जो आयोडीनेटेड हार्मोन से जो प्रभावित सेल्स होंगी, जो प्रभावित कोशिका होंगी, वो क्या करेंगी, उनमें ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का कंजप्शन, ठीक है, ये ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। और साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया अपनी क्या है कि इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी, वृद्धि होगी इन माइटोकॉन्ड्रिया के संख्या में और उसके साइज में भी। आगे बताया जा रहा है कि बाय दीज ओवरऑल इफेक्ट्स, इन सारे प्रभावों से क्या होता है कि द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये सारी चीज़ें प्रभाव डालती हैं। तो इससे क्या होता है कि एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, ये इसका प्रोडक्शन बढ़ने लगता है और साथ ही बॉडी टेम्परेचर में भी वृद्धि होने लगती है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, तो कैलोरीजेनिक इफेक्ट, इस पूरी प्रक्रिया को कैलोरीजेनिक इफेक्ट कहा जा रहा है ऑफ दीज हार्मोन्स, इन हार्मोन्स का कैलोरीजेनिक इफेक्ट कहा जाता है। देन सेकंड पॉइंट में देखें अगर हम, तो बताया जा रहा है कि जो आयोडीनेटेड हार्मोन है ये इंक्रीज करता है बीएमआर के रेट को इंक्रीज करता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, और इसीलिए इन्हें, इन हार्मोन्स को टेम्पो ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और चूंकि बीएमआर जब इंक्रीज होता है तो इसके साथ ही साथ इंक्रीज हो जाता है प्रोटीन का सिंथेसिस सेल्स के अंदर, वहीं रेट ऑफ हार्ट बीट भी इंक्रीज होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन में वृद्धि होती है, ग्लाइकोजिनेसिस में वृद्धि होती है, और साथ ही कई प्रोसेसेस में क्या होता है, इन्हेंसमेंट हो जाता है जैसे ही बीएमआर इंक्रीज होता है। और थर्ड पॉइंट यहाँ अगर फंक्शन में देखें तो थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है कि फ्रॉग टेडपॉल में, अगर फ्रॉग का कोई टेडपॉल है, टेडपॉल जो संरचना उसकी होती है फ्रॉग में, ठीक है, लार्वल स्टेज में, तो वो क्या होता है कि उसमें थायरोक्सिन का एक मेजर रोल होता है उसके मेटामॉर्फोसिस में। अगर हाइपोसेक्रेशन होता है थायरोक्सिन का टेडपोल में, तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, रिटार्ड कर जाता है, या कह सकते हैं कि धीरे होगा। लेकिन वहीं अगर हाइपर सेक्रेशन हो जाता है तो रेट ऑफ मेटामॉर्फोसिस को इन्हेंस कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली जब थायरोक्सिन रिलीज होता है उसकी बॉडी में। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए फंक्शन के, हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में। और अब हम बात करेंगे हाइपोसेक्रेशन एंड हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन्स, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहें। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म को, हाइपोथायरॉयडिज्म को। तो हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करता है क्रिटेनिज्म, मिक्सोइडमा, सिंपल ग्वाइटर एंड हाशिमोतोस डिजीज। हाशिमोतोस डिजीज को सुसाइड ऑफ द थायराइड भी कहा जाता है, हाशिमोतोस डिजीज को सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहा जाता है। इनमें हम कुछ डिजीजेस के बारे में बात करेंगे जो हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिटेनिज्म, जो क्रिटेनिज्म एक प्रकार का ये हाइपोथायरॉयडिज्म के द्वारा कॉज होने वाला कह सकते हैं कि ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ये चिल्ड्रन में पाया जाता है चूँकि। तो बात करेंगे अगर हम क्रिटेनिज्म की, देखेंगे यहाँ कि हाइपोथायरॉयडिज्म इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में या चाइल्ड्स में, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में या चाइल्ड्स में, स्ट्रांगली क्या होता है, तो उन बच्चों का बीएमआर लोवर्ड हो जाता है, स्ट्रांगली बीएमआर बेसिक मेटाबॉलिक रेट घट जाता है, साथ ही हार्ट बीट घट जाता है, बोन की ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है कि जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि पेशेंट क्या होता है कि मेंटली अनडेवलप्ड रह जाता है, स्टेराइल ड्वार्फ भी हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति को क्रेटीन कहा जाता है, क्रेटीन। अगर क्रेटीन जो पर्सन है उसकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स अगर देखना चाहें, पहचानना चाहें, तो उसकी सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो सिम्टम्स उनकी बॉडी में क्या मिलेगा कि बॉडी ऑफ क्रेटीन इज डीफॉर्म्ड with a large head, enlarged belly, gaping mouth with enlarged extrude tongue, और the skin is thick and dry,
बॉडी में कई डिफॉर्मेशंस पाए जाएंगे क्रेटिन के, सिर बड़ा हो जाएगा, बेली भी लार्ज हो जाएगी, मुंह जो है उसमें हमेशा गैप बना रहेगा, कह सकते हैं कि खुला हुआ मुंह रहेगा, जिसमें टंग जो है, जीभ जो है बाहर की ओर लटकी हुई समझ में आएगी, और स्किन जो होती है उसकी थिक, मोटी और ड्राई होने लगती है। तो ये सिम्टम्स हैं क्रिटेनिज्म के। अब हम बात करेंगे सिंपल ग्वाइटर के बारे में। सिंपल ग्वाइटर के बारे में अगर जानना चाहें तो ये इसमें कुछ खास होता नहीं है वैसे। समटाइम्स ड्यू टू सम जेनेटिक डिफेक्ट भी के कारण भी सिंपल ग्वाइटर हो सकता है, या तो यूजुअली जो है सामान्यतः आयोडीन की कमी से होता है। फूड में हमारे आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो उसके कारण जो है सिंपल ग्वाइटर कॉज होता है। फिगर में हम यहाँ देख भी सकते हैं। फिर बताया जा रहा है कि द रेट ऑफ थायराइड सिक्रेशन गेट फॉल। कब ये सारे सिंपल ग्वाइटर कब हो सकता है? तो जब हमारे थायराइड का सिक्रेशन जो है कम हो जाता है, थायराइड का सिक्रेशन कम हो जाता है और हमारे फूड में आयोडीन की डिफिशियंसी हो, ठीक है, तो सिंपल ग्वाइटर कॉज हो सकता है। इसलिए टू ऑब्टेन मोर आयोडीन फ्रॉम ब्लड, तो हमारे ब्लड से ज़्यादा आयोडीन ऑब्टेन करने के लिए ग्लैंड जो है खुद अपने आप को क्या करता है, अपने साइज में इंक्रीज करता है, इनलार्ज करता है। कैसे? तो इंक्रीज करता है अपने नंबर ऑफ फॉलिकल्स को, ठीक है। और इस प्रोसेस ये प्रोसेस जो है ये ख़त्म होता है, या कह सकते हैं कि ये प्रोसेस होता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टीएसएच, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। आपको हमने पिट्यूटरी ग्लैंड जब पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो टीएसएच ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी जो है क्या करता है, तो इन्फ्लुएंस करता है थायराइड के सिक्रेशन को, और साथ ही आगे बताया जा रहा है कि द इनलार्ज ग्लैंड मेक्स अ कॉलर लाइक स्वेलिंग इन द फ्रंट ऑफ नेक। जो इनलार्ज ग्लैंड चूंकि अपने फॉलिकल्स की संख्या को बढ़ा रहा है, हाँ, आयोडीन की कमी होने के कारण ब्लड से एक्स्ट्रा आयोडीन ऑब्टेन करने के लिए, मोर आयोडीन ऑब्टेन करने के लिए अपने फॉलिकुलर जो सेल्स हैं, नंबर है, उनकी संख्या बढ़ा रहा है। तो हमारे नेक जो गला है, इसके फ्रंटल साइड में क्या होती है, एक स्वेलिंग दिखाई देने लगती है कॉलर लाइक, और इस कंडीशन को ही ग्वाइटर कहते हैं, और इसे ही सिंपल ग्वाइटर कहा जाता है। तो यहाँ हमने दो डिसऑर्डर्स पे बात किया। अब हम बात करेंगे हाइपर सिक्रेशन के बारे में ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन अगर हो जाए, अगर ये तो हमने बात किया कि हाइपो सिक्रेशन से क्या क्या कॉज होता है। इसमें क्रिटेनिज्म, मिक्सोइडमा, सिंपल ग्वाइटर एंड हाशिमोटोस डिजीज के को हमने जाना, मतलब इनके नेमिंग सभी जानते रहें, इन्हें डिटेल में हम किसी दूसरे वीडियो में देख लेंगे। यहाँ हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन की बात करेंगे, जिसे हाइपर थायराइडिज्म कहेंगे। हाइपर थायराइडिज्म जो है कॉज करता है ग्रेव्स डिजीज़ को, ग्रेव्स डिजीज़ को कॉज करता है, या इसे एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर भी कहा जाता है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर भी कहा जाता है इस डिजीज़ को, या कहें डिसऑर्डर को। तो ग्रेव्स डिजीज़ क्या है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर क्या है, तो इसके कुछ चीफ सिम्टम्स दिए हुए हैं, जिसमें पॉइंट्स करके, जिसे हम पॉइंट करके यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि थायराइड इनलार्ज्ड, थायराइड क्या होता है, इनलार्ज होता है, इनलार्ज हो जाता है इसमें, यूजुअली ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड। अब यहाँ भी ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी होने के कारण ही जो है थायराइड इनलार्ज कर जाता है, इनलार्ज हो जाता है। बीएमआर भी बढ़ जाता है, एंड ओवर हीट्स बॉडी, और बॉडी में हीट की मात्रा भी बढ़ जाती है। पेशेंट मेंटली इमोशनल और रेस्टलेस होता है। बॉडी वेट में लॉस होता है। वहीं वार्म एंड सॉफ्ट स्किन हो जाती है, स्किन जो है वो वार्म और सॉफ्ट हो जाती है। आई बॉल जो है वो प्रोट्रूड होने लगती है बाहर की ओर, जैसे लगता है कि आंख बाहर की ओर निकल जाएगी, ऐसा प्रतीत होने लगता है। पेशेंट हमेशा गुस्से में दिखाई देता है। आई बॉल प्रोट्रूड होता है, वो उसका कारण भी है क्योंकि आई ऑर्बिट में क्या होता है कि म्यूकस का एक्यूमुलेशन होने लगता है, म्यूकस इकट्ठा होने लगता है, इस वजह से आई बॉल प्रोट्रूड हो जाता है पेशेंट में, पेशेंट की आई बॉल, ठीक है, आई ऑर्बिट में, इसलिए आई बॉल प्रोट्रूड होता है और पेशेंट जो है हमेशा गुस्से में दिखाई देता है। 7th पॉइंट बताया जा रहा है यहाँ पे कि ड्यू टू हाई बीएमआर, बीएमआर में के रेट, अगर बीएमआर का रेट जब हाई होता है तो विटामिन रिक्वायरमेंट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हुआ हाइपर सिक्रेशन के बारे में ऑफ आयोडेनेटेड हार्मोन, ठीक है।
एंड देन जो है नॉन आयोडीनेटेड हार्मोन जिसके बारे में हमने कहा था कि हम स्टडी करेंगे, वो है थायरोकैल्सिटोनिन। 3 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड। 2 आयोडीनेटेड हार्मोन है, T4 एंड T3, एंड थर्ड वन क्या है, नॉन आयोडीनेटेड, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, तो थायरोकैल्सिटोनिन ये एक नॉन आयोडीनेटेड हार्मोन है, सिक्रेट किया जाता है बाई पैराफॉलिकुलर सेल्स के द्वारा, दैट इज सी सेल्स के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं ऑफ थायरॉयड स्ट्रोमा, जो थायरॉयड स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। और जो है थायरोकैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है, तो बताया जा रहा है कि इट स्टॉप्स बोन डिसोल्यूशन एंड स्टिमुलेट्स एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। बोन का डिसोल्यूशन जो है ये रोकता है, बोन का डिसोल्यूशन जो है इसको रोकता है और स्टिमुलेट करता है एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। और जो कैल्शियम की मात्रा जो हमारे ईसीएफ में बढ़ रही होती है उसका उस मात्रा को क्या करता है, ये कम करता है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करा के। ठीक है, दस इट डिक्रीजेज कैल्शियम लेवल इन ईसीएफ। इस तरीके से ईसीएफ में हमारे कैल्शियम का लेवल जो है वो डिक्रीज करता है थायरोकैल्सिटोनिन। फिर अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ थायराइड एक्टिविटी की, रेगुलेशन ऑफ थायराइड एक्टिविटी की, थायराइड के एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है, तो हमने पहले ही बात किया कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस या कहते हैं कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, ठीक है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके द्वारा जो है रेगुलेट किया जाता है आयोडीनेटेड हार्मोन को। वही नॉन आयोडीनेटेड जो कि थायरोकैल्सिटोनिन है, ये इसको कंट्रोल किया जाता है बाय ब्लड कैल्शियम लेवल। मतलब कि अगर हमारे ब्लड में जो है ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाए तो थायरोकैल्सिटोनिन के सेक्रेशन को क्या कर सकता है, ये कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। थायराइड का सेक्रेशन जनरली जो है प्रेग्नेंट वुमेन में इंक्रीज होता है और ड्यूरिंग विंटर सीजन भी जो है इंक्रीज होता है, मेल और फीमेल दोनों में। वहीं प्रेग्नेंट वुमेन में जो है थायराइड का सेक्रेशन इंक्रीज रहता है हमेशा। तो यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और इस वीडियो में हमने जाना थायराइड ग्लैंड के बारे में। आपको इस वीडियो में जो भी हमने स्टडी किया इसका PDF कोशिश करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।